लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? ये सर पार्ट हो ये गया था। हाँ यस सर। ओके, तो हमें पता है कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो अनस्टेबल कंपेयर टू इनर मॉलिक्यूल्स, राइट? और उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो अपन कैसे निकालेंगे। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखो। मान लो अगर किसी भी स्प्रिंग को मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ, इसको अगर मैं एक्स से एक्सटेंड करूँ, तो मुझे बताओ स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे लगेगा ब्लॉक पे? सर ऑन द लेफ्ट लेफ्ट की तरफ, एफ राइट? टाइम से। करेक्ट, के एक्स। और यहाँ पे यस मैं सर। ब्लॉक को, वी आर ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक, वी आर ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, राइट? अगेंस्ट द स्प्रिंग यस सर। फोर्स। और ऐसा करने की वजह से स्प्रिंग के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रहा है? हाफ के एक्स। हाफ के एक्स स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखो, ग्रेविटेशन वाला। यहाँ पे अगर मान लो किसी ब्लॉक को ग्राउंड पे रखा जाए और इस ब्लॉक को अगर मुझे एच हाइट से लिफ्ट करवाना है, तो यहाँ पे भी मैं ब्लॉक को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करवा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, और इस ब्लॉक को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करवा रहा हूँ। और उसके वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो रहा माइनस एम है? एच प्लस एम जी एच ना, एच हाइट ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहा हूँ या फिर स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहा हूँ, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, राइट? उसी लॉजिक से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स पहुंच रहे, सरफेस पे अपन ने देखा था नेट फोर्स किस तरफ होता है ऑन द सरफेस? सर डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स पहुंच रहे, वो इस नेट फोर्स के अगेंस्ट मूव करके पहुंच रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे ब्लॉक को मैंने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाया या फिर ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट मूव करवाया, तो सिमिलरली यहाँ पे नेट फोर्स जो भी लग रहा है उसके अगेंस्ट मूव करने पर इन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में अपन देख रहे हैं? अंदर वाले मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन। यहाँ पे भी जो एमजीएच है वो किसके कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी? ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा कि टोटल होगा? ये एक्चुअली ग्राउंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी होगा उसके रेफरेंस में ये होगा, राइट? डिफरेंस। तो दिस इज यस सर। एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही सरफेस पे भी जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उसके अंदर भी कंपैरेटिवली एक एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, और उसको अपन सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं। तो बेसिकली किसी भी लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी होता है। समझ में आया ये लॉजिक? और उसकी वैल्यू क्या होती है उसका डेरिवेशन अपन इसके बाद वाले स्लाइड में देखेंगे। ओके, यहाँ से अपन को एक बात तो समझ में आ गई कि एनर्जी हमेशा सरफेस पे ज्यादा होगा। और हमेशा कोई भी चीज मुझे बताओ ज्यादा एनर्जी वाला स्टेट एक्वायर करने की कोशिश करेगा या कम एनर्जी? सर कम पोटेंशियल एनर्जी। कम। तो इसलिए मॉलिक्यूल सरफेस पे रहना प्रेफर नहीं करेंगे। और सरफेस पे रहना प्रेफर नहीं करना मतलब वो सरफेस को कम करने की कोशिश करेंगे, राइट? नोट कर दो। सर यस बताओ। सर आपने वो दो एग्जांपल बताया ना, वो मुझे समझे, बट जब आप ये बता रहे थे ना एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी का, तब मेरा नेट लैग हो रहा था सर। वापस देख बता ये दोगे? दोनों एग्जांपल से रिलेट करके ये वाला एग्जांपल देख। यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे आ रहे, तो सरफेस पे आने के लिए भी इनको इस फोर्स के अगेंस्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है ना। तो उसी रीजन से सरफेस पे आते आते उसके अंदर एक एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर भी हाफ के एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी आ रहा है, ग्रेविटी के केस में भी एमजीएच एक्स्ट्रा एनर्जी आ रहा है, वैसे ही सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स के पास एक्सेस एनर्जी होगा। समझो? यस सर, यस।
लिख के हो गया ये सबका? Sir, 1 minute. ओके, देखो अभी इस एनर्जी को अपन डिराइव करेंगे। एनर्जी को डिराइव करने के लिए अपन क्या लॉजिक यूज करेंगे? मान लो इस ब्लॉक को अगर मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ दोनों केसेस में, तो इसको स्लोली मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को कहाँ पे लगना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स को राइट में लगना पड़ेगा, और एक्सटर्नल फोर्स जो भी वर्क करेगा उसी वर्क को अपन बोलते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। वही हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है ना। तुम लोग ने वर्क एनर्जी में इसका डेरिवेशन देखा होगा स्प्रिंग के लिए। वैसे ही Sir, ग्रेविटी, minus. नहीं वो माइनस जो है वो वर्क डन बाय स्प्रिंग होता था। यहाँ पे मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा हूँ, तो इसको एक्सटेंड करवा, External. तो ये तो प्लस ही होगा ना। वैसे ही इस ब्लॉक Yes, को yes. एच हाइट से राइज करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगा होगा, और वो mg के इक्वल होगा स्लोली मूव करवाने के लिए। तो यहाँ पे भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स mgh आ जाएगा, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा था, राइट। तो सिमिलरली सरफेस एनर्जी निकालने के लिए भी अपन वर्क डन निकालेंगे। उसके लिए एक एग्जांपल देखो। मान लो यहाँ पे एक यू शेप्ड वायर फ्रेम है, ये यू शेप्ड वायर है, और उसके ऊपर एक स्लाइडिंग वायर हमने रख दिया। ये एक स्लाइडिंग वायर इसके ऊपर रखा हुआ है, ओके। और यहाँ पे एक सोप का फिल्म क्रिएट हो रहा है, एक सोप का फिल्म यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। सोप फिल्म ग्रीन वायर पे फोर्स किस तरफ लगाएगा? Sir, right में. ग्रीन Sorry, वायर sir, पे left में. एफ फोर्स ना, Left में. टेंसाइल फोर्स, वो उसको खींचेगा अपनी तरफ। तो मान लेते कि उसने एफ फोर्स अप्लाई किया जो कि किसके इक्वल होगा? 2SL, ये हमने 2 पढ़ा था SS. लास्ट टाइम। और अगर मान लो मैं ग्रीन वायर को स्लोली राइट में मूव करवाना चाहता हूँ, तो मुझे इस पे एक्सटर्नल फोर्स राइट की तरफ लगाना पड़ेगा, और स्लोली मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स भी सरफेस टेंशन के फोर्स को मैच करना चाहिए। और मान लो मैं इसको एक्स से राइट में मूव करवा रहा हूँ, तो ऐसा करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया होगा? FX. एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, सो दिस वर्क डन इज x इंटू 2SL। और जो भी ये वर्क डन होगा ये उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा, जिसको अपन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं या फिर सरफेस एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो सरफेस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? x टाइम्स 2SL। मगर ये कौन से सरफेस का एनर्जी होगा, जो पहले से बना था या जो एक्स्ट्रा फॉर्म हुआ वर्क करने से? क्या लगता है? Extra form. तो एक्स्ट्रा फॉर्म होगा उसी का सरफेस एनर्जी होगा ना वर्क करने से। तो एक्स्ट्रा सरफेस कौन सा फॉर्म हो रहा है? तुम देख पा रहे हो ये एक्स्ट्रा सरफेस फॉर्म हो रहा है, उसको एक्स डिस्टेंस से मूव करवाने की वजह से सोप फिल्म का इतना एक्स्ट्रा एरिया फॉर्म हो गया। और ये एक्स्ट्रा एरिया की वैल्यू क्या होगी? रेक्टेंगुलर L एरिया, जो times X. एल टाइम्स एक्स। मगर इसके भी दो सरफेस होंगे ना, ऊपर और नीचे, तो एक्चुअल में एक्स्ट्रा एरिया इंटू 2 फॉर्म हो रहा होगा। ये एक्स्ट्रा कौन से एरिया की बात कर रहे हैं अपन? सरफेस एरिया, सब कुछ सरफेस पे ही हो रहा है। सो एक्स्ट्रा सरफेस एरिया विच इज जनरेटेड इज Lx मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट। तो सरफेस एनर्जी को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं, मुझे सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया मिल जाएगा, और वो किसके इक्वल आ रहा है? ये दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा Surface तो tension. खाली सरफेस टेंशन एस के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम से। अपन ने इस सब टॉपिक के स्टार्ट में एक फॉर्मूला देखा था, सरफेस टेंशन वाज फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट। फोर्स निकालने के लिए सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करते थे। अभी मुझे इसका एक और फॉर्मूला मिल गया, सरफेस टेंशन को मैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी डिफाइन कर सकता हूँ। और इसी फॉर्मूला को अगर मैं रीअरेंज करूँ, और अगर मैं सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ किसी भी सरफेस का, तो उसको कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है।
किसी भी सरफेस का सरफेस एनर्जी क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया, सिंपल, ये फॉर्मूला याद रखो। ओके, एनी डाउट? और सर हाँ बताओ। सर वो एफ एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद जो आपने बोला वो बता सकते हैं एक बार? एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा इस पे और उसने उसको एक्स डिस्टेंस से मूव करवा दिया, यस फोर्स सर, ने इस वायर को एक्स डिस्टेंस से मूव करवा दिया, तो एक्सटर्नल फोर्स ने इतना वर्क किया होगा, राइट? यस सर, ये जो भी उसने वर्क किया वो सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को मैं सरफेस एनर्जी नाम दे रहा हूँ क्योंकि सब कुछ सरफेस पे हो रहा है, तो सरफेस एनर्जी इतना होगा। और ये यस सरफेस एनर्जी येलो ग्रीन पूरे पोर्शन में होगा या खाली ग्रीन वाले पोर्शन में होगा? जो एक्स्ट्रा सरफेस फॉर्म हो रहा है खाली ग्रीन वाले सरफेस पे होगा ना, एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएटेड। तो जो एक्स्ट्रा सरफेस फॉर्म हुआ उसका भी मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया, Lx इंटू 2। और मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो वो एस के इक्वल आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से किसी भी सरफेस एरिया का अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं उसके सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कौन सा एरिया? सरफेस सर वो एरिया। एरिया जो नया फॉर्म हो उसका एरिया है क्या वो सर? हाँ, 2Lx जो है वो नया एरिया जो फॉर्म हुआ उसका एरिया होगा, जो ग्रीन कलर में मार्क है। डन सर। सबका हो गया है लिख के? यस सर। ओके, देखो ये सेम चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, देखो। अगर मान लो मल्टीपल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, स्फीयरिकल ड्रॉपलेट्स है बहुत सारे, मान लो n ड्रॉप्स है टोटल, n स्फीयरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस स्मॉल r, और इसका सरफेस टेंशन भी हमें दिया हुआ है, सरफेस टेंशन s मान लो। और ये सारे ड्रॉप्स मर्ज होके एक सिंगल बड़ा ड्रॉप बन रहे। मुझे बताओ ये सारे ड्रॉप्स अलग रहना प्रेफर करेंगे, छोटे छोटे ड्रॉप्स, या मर्ज होके एक बड़ा सिंगल ड्रॉप रहना प्रेफर करेंगे? क्या लगता है? केस 1 इसको अगर मैं केस 1 मानूं, मल्टीपल ड्रॉप्स और सिंगल ड्रॉप, इसको अगर मैं केस 2 मानूं,
कौन से केस में ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया बड़ा होगा? सर केस 2. सरफेस एरिया मतलब मैं पूरे का मिला के बोल रहा हूँ, मतलब केस 1 में भी अगर मैं सरफेस एरिया पूछ रहा हूँ तो सारे ड्रॉप्स का मिला के बोल रहा हूँ। तो छोटे टुकड़ों का सरफेस एरिया ओवरऑल बड़ा होगा ना, अगर तुम टुकड़ों में Yes, कट sir. कर रहे हो तो। जैसे इमेजिन करो कि अगर एक क्यूब है, क्यूब का सरफेस क्या होगा? उसके 6 साइड्स का सरफेस है ना, टोटल 6 साइड्स होंगे इसके। और इस क्यूब को अगर मैं कट करूं, मान लो इस क्यूब को अगर मैं इस प्लेन के अलोंग कट करूं ऐसे, तो जिस भी प्लेन के अलोंग मैं इसको कट कर रहा हूं वो सरफेस एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा ना। तो दो छोटे टुकड़े जो मिलेंगे मुझे इस क्यूबॉइड के, उसका टोटल एरिया ज्यादा होगा या बिना कट किए वाले क्यूब का एरिया ज्यादा होगा? बताओ। टुकड़ों का एरिया ज्यादा होगा ना Yes. टोटल एरिया, क्योंकि उसमें Yes, और sir. एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट होगा। तो सेम लॉजिक है यहाँ पे, जब ड्रॉप्स मर्ज होंगे तो इसका जो एरिया है सिंगल ड्रॉप का वो कम हो जाएगा, एरिया डिक्रीजेस। और अगर एरिया कम हुआ तो सरफेस एनर्जी के साथ क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा। सरफेस कम हो एनर्जी जाएगा. डायरेक्टली एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्या लगता है? अगर किसी प्रोसेस से किसी सिस्टम का एनर्जी कम हो रहा है तो प्रोसेस इजीली फॉलो कर लेगा या डिफिकल्टी के साथ करेगा? इजीली। इजीली कर लेगा, हमेशा कोई भी चीज कम एनर्जी पे जाना प्रीफर करेगा। तो इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो किस फॉर्म में डिसिपेट होगा? वट एवर इज लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। सरफेस एनर्जी में जो भी लॉस होगा दे विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसी को हम फाइंड करने की कोशिश करें कि कितना लॉस हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे? इनिशियल एरिया क्या होगा इसका, सारे ड्रॉप्स का मिला के इनिशियल एरिया क्या होगा? n टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर। फाइनली जो बड़ा ड्रॉप बना, मान लेते हैं उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो फाइनली बड़े ड्रॉप का एरिया क्या होगा? 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। बट हमें कैपिटल आर पता नहीं, कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म्स में कैसे निकालेंगे बताओ? ये जो प्रोसेस हो रहा होगा मर्जिंग वाला, इसमें कौन सा चीज सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा? सर वॉल्यूम. वॉल्यूम, करेक्ट। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए मैं कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म्स में निकाल सकता हूँ। Yes, sir. इनिशियल वॉल्यूम वाज n टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, सारे ड्रॉप का मिला के। एंड फाइनली बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब होगा। 4/3 पाई कैंसिल, और यहाँ से कैपिटल आर n टू द पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल आर के इक्वल आ गया। सर यस बताओ। सर वो वॉल्यूम मतलब कांस्टेंट कैसे रहेगा? यहाँ जो पे बन ड्रॉप्स खाली मर्ज हो रहे हैं ना, मर्ज होके नया ड्रॉप बना रहे हैं, उसमें कुछ पानी लीक नहीं हो रहा, लिक्विड कहीं बाहर वेस्ट नहीं हो रहा और ना ही कोई एक्स्ट्रा लिक्विड ऐड हो रहा है। तो मास और वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, यही सारे ड्रॉप्स कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, ना कम ना ज्यादा। ये ड्रॉप्स कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। आइडियल सिचुएशन। यस, इनकम्प्रेसिबल, आइडियल सिचुएशन। तो वॉल्यूम सेम मान सकते हैं ना अपन। हेलो सर। हाँ बताओ। सर ये कैन यू एक्सप्लेन दैट सरफेस टेंशन का क्यों कम होगा अगर बड़ा एरिया होगा तो? वापस बताओ, सरफेस टेंशन का क्या क्या नहीं समझा? सर ये सरफेस टेंशन कम क्यों होगा जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये नहीं समझा। सरफेस टेंशन मैंने कहाँ लिखा है कम होगा? सरफेस एनर्जी कम होगी। हाँ, सरफेस एनर्जी क्यों कम होगा वो नहीं हमने समझा। सरफेस एनर्जी का क्या फॉर्मूला देखा था? सरफेस एनर्जी जो है वो सरफेस टेंशन इनटू एरिया के इक्वल था ना। तो अगर एरिया कम होगा तो एनर्जी भी कम हो जाएगी, है ना। ड्रॉप जब मर्ज हो रहे तो मर्ज होके जब वो बड़ा ड्रॉप बनाएंगे उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना, और सरफेस एनर्जी सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझा अभी? थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ क्या कंफ्यूजन है बताओ सुजल। सर। ये पूरा मिला के सरफेस एनर्जी डिक्रीज कैसे हुआ नहीं समझ रहे सर। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी अपन? हाँ, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस टेंशन इनटू एरिया। जब ये मर्ज होंगे तो एरिया के साथ क्या होगा?
एरिया बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा, क्या लगता है? बढ़ेगा एरिया। एरिया कम होगा ना, ओवरऑल एरिया, टोटल एरिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। इन एन पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा सरफेस एक्सपोज्ड होगा ना इधर। छोटे छोटे पार्टिकल्स का अगर मैं एरिया कंपेयर करूँ, सबका मिला के ज्यादा एरिया एटमोस्फेयर से एक्सपोज्ड है। whereas जब ये मर्ज होंगे तो मर्ज होने के बाद जो बड़ा ड्रॉप है उसका ओवरऑल एरिया कम होगा ना, कंपेयर टू टोटल एरिया ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स। हाँ ओके एरिया ओके। डिक्रीज हुआ तो सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा, समझा इस फॉर्मूला के अच्छा अकॉर्डिंग? ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, सो फाइनल एरिया जो होगा उसको मैं अगर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, कैपिटल आर को मैं n टू द पावर 1/3, उसका स्क्वायर मतलब n टू द पावर 2/3 इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता। और लॉस क्या होगा? लॉस को क्या लिखेंगे? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल। इनिशियल। लॉस मतलब पहले 10 जूल है और फिर 8 जूल हो गया, तो लॉस 10 - 8 या 8 - 10? 10 - 8 होगा ना, इनिशियल माइनस फाइनल। 10 - 8 होगा। तो Yes. इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन, ये लॉस इन सरफेस एनर्जी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आंसर। सबको समझा ये कॉन्सेप्ट? यस सर। इसको अभी लिखो मत, अपने बुक का एक पेज छोड़ दो, ये एग्जांपल बाद में खुद से वापस ट्राई कर लेंगे। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, प्रेशर डिफरेंस ऑन टू साइड्स ऑफ अ कर्व्ड लिक्विड। ये एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, देखो इसको समझने की कोशिश करते। देखो जब भी कोई लिक्विड का सरफेस स्ट्रेट होता है, अब तक अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में स्ट्रेट सरफेस ही डील करते आ रहे। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था? किसी भी कंटेनर पे जो लिक्विड का सरफेस होगा उसको अपन स्ट्रेट मानते थे ना अब तक, ऐसे। और सरफेस के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर, आउटसाइड पॉइंट 1 एंड इनसाइड पॉइंट 2, अगर मैं जस्ट अंदर और जस्ट बाहर ऐसे दो पॉइंट्स लूं, इन दोनों पॉइंट्स पे अपन प्रेशर सेम मानते थे, अलग मानते थे? सर सेम। इन दोनों पे अपन प्रेशर पीएटीएम के इक्वली मानते थे ना। तो अगर स्ट्रेट सरफेस है विदाउट एनी कर्वेचर, उस केस में उसके दोनों साइड्स पे प्रेशर सेम होगा। और स्ट्रेट लाइन का अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मान सकते हैं? सुना है इसके बारे में? स्ट्रेट का अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट मानते हैं। इन्फिनिटी। करेक्ट, तो एक तरीके से इसका भी अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं विच इज इनफाइनाइट। लेकिन अगर मान लो स्ट्रेट सरफेस नहीं है, थोड़ा सा कर्व हो गया, जैसे ये वाले डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, राइट? तो उस केस में इस सरफेस के दोनों साइड जो पॉइंट्स होंगे, इसके जस्ट ऊपर पॉइंट 1 और इसके जस्ट नीचे पॉइंट 2, इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर अभी सेम नहीं होगा। ऐसे केसेस में प्रेशर हमेशा कॉन्केव साइड में हायर होगा। कॉन्केव साइड मतलब ये वाला तुम्हें दिख रहा है कॉन्केव साइड, यस सर। और ये वाला कॉन्वेक्स साइड। और कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा क्यों होगा, इसको भी तुम लॉजिकली ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि अगर एक फ्लैट शीट है और इसको तुम्हें अगर ऐसे कर्व करना है, ऐसे ओरिएंटेशन में अगर तुम्हें कर्व करना है इसको, तो इस तरीके से तुम कर्व कब कर पाओगे? जब ऊपर से फोर्स ज्यादा हो या नीचे से फोर्स ज्यादा हो? ऊपर से ज्यादा ऊपर से जब तुम उसको पंच मारोगे, ऊपर से जब फोर्स ज्यादा होगा तब इसमें इस तरीके से डेंट आ जाएगा। तो F1 शुड बी मोर देन F2, राइट, टू मेक यस दिस ट्रांजिशन। तो इसलिए हमेशा प्रेशर कॉन्केव साइड पे ज्यादा होगा। इस तरीके से भी तुम लॉजिकली इसको याद रख सकते हो। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज एनी कर्वेचर, प्रेशर एट कॉन्केव साइड इज मोर। और वो कितने से ज्यादा होगा, कितने अमाउंट से ज्यादा होगा, उसका भी हमें एक फॉर्मूला मेमोराइज कर लेंगे। उसका फॉर्मूला मेमोराइज करने के लिए हमें उसके टेक्निकल चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये अपन कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी कर्व के लिए? ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे भी मैं एक रैंडम कर्व डिफाइन कर, किसी भी रैंडम कर्व के लिए अपन दो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं। इनको अपन प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पे मैं दो लाइंस बना रहा हूँ, एक ये रेड वाला लाइन और एक ब्लू वाला लाइन। ये दोनों कर्वेचर्स का ओरिएंटेशन तुम देख पा रहे हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइंस जिस सर्कल को बिलोंग कर रहे हैं वो सर्कल का ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, राइट? यस सर। तो इनके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, इसको मैंने R1 R2 मार्क कर दिया, R1 R2 डिफाइन कर दिया।
and once you know R1 and R2, in that case you can find the pressure difference. यहाँ पे अगर मैं प्रेशर 1 मान लूँ और यहाँ पे 0.2 मान लूँ, तो प्रेशर एट 1 ज्यादा होगा कॉन्केव साइड माइनस प्रेशर एट 2, इसको अपन प्रेशर डिफरेंस बोलेंगे। एंड प्रेशर डिफरेंस का ये फॉर्मूला होगा जो हमें मेमोराइज करना होगा, सरफेस टेंशन 1/R1 + 1/R2। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जो हर सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा, किसी भी कर्व सरफेस के लिए। समझ में आया यहाँ तक? सर हाँ बताओ। तो डायग्राम नहीं समझा। अच्छा, डायग्राम में R1 R2 क्या है वो नहीं समझ में आ रहा? सर मतलब अच्छा। प्रेशर डिफरेंस किस में ज्यादा है, मतलब कॉन्केव साइड नहीं दिख रहा मतलब। कॉन्केव तो समझते हो ना तुम, कॉन्केव का मतलब रे ऑप्टिक्स में भी तुम्हें पढ़ा होगा, जो अंदर की तरफ बेंट होता है उसको अपन कॉन्केव बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ बल्ज कर रहा है उसको अपन कॉन्वेक्स बोलते हैं, राइट? सर वो डायग्राम वैसे में नहीं दिख रहा मतलब। इस डायग्राम में ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव साइड होगा ना, ये वाला, ये अंदर की तरफ बेंड, और अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये बाहर की तरफ बल्ज हो रहा होगा, इसको मैं कॉन्वेक्स साइड बोल सकता हूँ। विजुअलाइज कर पा रहे हो अभी? सर बट दोनों रेडियस तो ऊपर ही है ना। देख, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अभी एक बार साइड में रखो, उसको मैं तुम्हें अलग एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तुझे कॉन्केव कॉन्वेक्स समझ में आ रहा है, पहले वो बता मुझे। यस सर। है ना, जहाँ पे भी बल्ज होगा वो कॉन्वेक्स होगा, और जहाँ पे वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, जहाँ पे डेंट जैसा बन गया होगा, वो कॉन्केव होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, ये जो भी मेरा कर्व सरफेस है उस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए अपन 2 सर्कुलर आर्क बना देंगे, और उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये वाला रेड कलर का जो सर्कुलर आर्क है और ब्लू वाला जो सर्कुलर आर्क है, तुझे दिख रहा है ये दोनों अलग अलग सर्कल को बिलोंग कर रहे हैं, अलग साइज के रेडियस को बिलोंग कर सकते हैं। कौन से केस में ये दोनों रेडियस सेम होंगे, कौन से ज्योमेट्री के लिए? सब प्लेन शीट, मतलब प्लेन शीट फ्लैट। के लिए तो इनफाइनाइट हो जाएगा दोनों साइड, ठीक है, वो भी सेम होगा, बट स्पीयर के लिए भी मैं मान सकता हूँ सेम होगा। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से शायद तुम समझ पाओगे कि मैं R1 R2 कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्पीयर। मान लो एक स्पीयर है, और स्पीयर के लिए मुझे मान लो जस्ट ऊपर 0.1 है और जस्ट नीचे 0.2 है, इन दोनों पे प्रेशर डिफरेंस निकालना। तो सबसे पहले बता सकते हो कौन से पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा? एक सेकेंड रुको, मैं पॉइंट्स को रीडिफाइन कर देता हूँ। मैं अंदर 0.1 मान लेता हूँ, बाहर 0.2 मान लेता हूँ। अभी बताओ कौन से पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा? सर 1। 1 पे ज्यादा होगा ना, कॉन्केव साइड पे। एंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 पे जिस भी अमाउंट से प्रेशर ज्यादा होगा उसकी वैल्यू S टाइम्स 1/R1 + 1/R2 होती है, राइट? अभी ये R1 Yes. R2 क्या है, ये हमें फिगर आउट करना आना चाहिए। तो इसको फिगर आउट कैसे करेंगे R1 R2 को? यहाँ पे मैं 2 सर्कल्स बना रहा हूँ, देखो ये जो स्पीयर है, स्पीयर के लिए मैं एक ऐसा 3D में ऐसा एक लाइन बना सकता हूँ, सर्कुलर लाइन, जो स्पीयर को इंडिकेट कर रहा है 3D में। यस सर। तो यहाँ पे मैं 2 सर्कल्स बना रहा हूँ। एक सर्कल तो मैंने ये वाला बना लिया जो ब्लू कलर में तुम्हें दिख रहा है, दिस इज 1 सर्कल। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? इसको अगर मैं सर्कल नंबर 1 मार्क कर दूं, इसका रेडियस बताओ क्या होगा? व्हाट विल बी R1 इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द स्पीयर, यस और नो? यस सर। और एक और सर्कल मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसके परपेंडिकुलर, देखो ये वाला सर्कल 3D में विजुअलाइज कर पा रहे हो? मैंने एक और ये सर्कल बना दी जो इस स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ब्लू वाला सर्कल कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, इन प्लेन ऑफ द स्क्रीन जिसपे तुम ये लेक्चर देख रहे हो। और रेड वाला जो सर्कल है वो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन होगा। और रेड वाले सर्कल का भी रेडियस कितना होगा? सर सेम एज इसको अगर मैं सर्कल 2 मान लूं तो इसका रेडियस R2 भी सेम होगा ना, R के इक्वल। यस सर। तो फॉर्मूला में अगर R1 R2 दोनों R के इक्वल है तो स्फीयरिकल सरफेस के लिए प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा? S 2s by 1/R + 1/R। तो 2s/R आ जाएगा। ये एग्जांपल समझा सबको, मैं R1 R2 कैसे डिफाइन कर रहा हूं? परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो 2 कर्वेचर्स होंगे उनका रेडियस, और ये स्पीयर के केस में ही सेम होंगे ना। अगर रैंडम ज्योमेट्री है तो फिर अलग हो जाएंगे, R1 R2 अलग अलग मान लेंगे उसको। एक और बस एग्जांपल देता हूँ, उससे तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। सर पर 0.1 और 0.2 से हम लोग को निकालना है ना।
पॉइंट 1 radius. और पॉइंट 2 तो दो अलग पॉइंट्स है, जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड। तो उसके बीच में जो कर्वेचर इसको सेपरेट कर रहा है, जो चीज इसको सेपरेट कर रही है वो ये है ना, ये स्पीयर, यहाँ पे ये स्पीयर जो है वो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को सेपरेट कर रहा है, यस और नो? Yes. ये जो स्पीयर दोनों पॉइंट्स को सेपरेट कर रहा है वही इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस जनरेट कर रहा है, P1 माइनस P2। तो Yes, वो sir. कितना प्रेशर डिफरेंस जनरेट करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके कर्वेचर पे। इसके कौन से कर्वेचर पे? दोनों डायरेक्शंस के कर्वेचर पे। स्पीयर है तो मैटर नहीं करता, स्पीयर में कोई भी डायरेक्शन में कर्वेचर सेम ही आने वाला। तो एक कर्वेचर मैंने ये रेड वाले के डायरेक्शन में देखा जो कि आर के इक्वल आ गया, और ब्लू वाले डायरेक्शन में भी आर के इक्वल आ गया। लेकिन अगर कोई रैंडम कर्वेचर होता, एक और एग्जांपल देखो, इससे तुम्हें शायद समझ में आ जाएगा। अगर मान लो मैं सिलेंडर का एग्जांपल लूं, मान लो एक सिलिंड्रिकल सरफेस है और इस सिलेंडर में भी मैं दो पॉइंट्स को डिफाइन कर रहा हूं। अंदर मैं पॉइंट 1 ले रहा हूं, बाहर पॉइंट 2, और इन दोनों पॉइंट्स को सेपरेट करने वाला इंटरफेस कौन सा? ये सिलेंडर, राइट? तो ये जो सिलेंडर है वो इन दोनों पॉइंट्स पे एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट कर देगा। कौन से पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा बताओ? 1 या Sir, 2? 1. 1। अगेन 1 इज ऑन द कॉन्केव साइड, तो प्रेशर एट 1 माइनस प्रेशर एट 2, फॉर्मूला इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मुझे फिगर आउट करना है यहाँ पे R1 R2 क्या होगा। सर सिलेंडर, हाँ बताओ। हम लोग फॉर्मूले में कौन सा R1 R2 डालते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही फिगर आउट करके तुझे बता रहा हूँ। R1 R2 कैसे निकालेंगे मैं तुझे वही सिलेंडर के एग्जांपल से बता रहा हूँ। देख, सिलेंडर का जो रेडियस है वो मैंने R मान लिया, ठीक है? अभी R1 R2 में किसको डिफाइन कर रहा हूँ? R1 and R2 are the curvatures, radius of curvatures of two curves which are perpendicular to each other. जो भी सरफेस किसी दो पॉइंट्स को सेपरेट कर रहा होगा वहां पे अपन दो कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं। स्पीयर के केस में मैंने दो कर्वेचर कैसे डिफाइन किया? एक ये वाला कर्वेचर, और एक इसके परपेंडिकुलर वाला कर्वेचर। ये दोनों कर्व्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? तो इन दोनों परपेंडिकुलर कर्व्स का जो रेडियस होगा उसको अपन R1 R2 मान रहे हैं। सिलेंडर के केस में वो क्या होगा? सिलेंडर के केस में एक तुम्हें दिख रहा है, एक ये वाला है, ये वाला कर्व, ये वाले कर्व का रेडियस क्या होगा? Sir, R. ये वाले कर्व का रेडियस तो R होगा, तो इसको मैं R1 मान देता हूँ, R1 इज R। एंड सेकेंड कर्व इज दिस, इसके परपेंडिकुलर जो कर्व है वो तो ये है ना। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? कर्व दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? Straight line. तो Infinity. इसका कर्वेचर क्या मानेंगे? स्ट्रेट लाइन का। R2 क्या मानेंगे? Infinity. इनफाइनाइट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन। समझ आ रहा है अभी R1 R2 का मतलब? तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे बताओ P1 और P2 में प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा? S by R. खाली S बाय R, 1 अपॉन इनफिनिटी 0। अगर मान लो ये डिस्टॉर्टेड सिलेंडर होता, मैं देखो तुम लोग को विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए इतने सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मान लो इस सिलेंडर को मैं डिस्टॉर्ट कर दूं, जो नीचे प्लेन सरफेस जा रहे थे उसको अगर मैं ऐसे बल्ज करवा दूं इस तरीके से, जैसे एक मटका होता है, तो इस डिस्टॉर्टेड सिलेंडर के लिए R1 R2 क्या होगा? R1 तो यही होगा, इसको मैं R1 मान सकता हूँ, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को, ये वाले कर्व के, ये इसका सेंटर होगा तो इसको मैं R1 मान सकता हूँ। एंड R2 मतलब ये वाला जो कर्व है, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं तो होगा, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मैं R2 मान लूंगा। तो यहाँ पे जब तुम पॉइंट्स 1 और 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस देखोगे तो P1 माइनस P2 को S 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिख दोगे। समझा अभी? Yes, sir. सर हाँ बताओ। तो सेकंड एग्जांपल में अपने वो परपेंडिकुलर आर्क लेते हैं ना, तो वो क्यों लिया? ये परपेंडिकुलर ही तो है, कर्व्स को परपेंडिकुलर लेना। मुझे बता, ये वाला जो ब्लू वाला कर्व है वो कौन से प्लेन में? वो स्क्रीन के प्लेन में ही है ना। वेयरएज ये जो रेड वाला कर्व है वो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर जा रहा है, दिख रहा है इधर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है अंदर की तरफ, ये वाला कर्व ऐसे। तो ये दोनों कर्व्स आपस में 90 डिग्रीज पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों सर्कल्स, रेड वाला और ब्लू वाला सर्कल, इनके बीच में एंगल 90 होगा, देख पा रहे हो? ब्लू वाला सर्कल इसी स्क्रीन के प्लेन में और रेड वाला स्क्रीन के आर पार जा रहा है। सर तो फिर थर्ड वाले में कैसे किया है?
थर्ड वाले Perpendic- में भी वही हो रहा है। थर्ड वाले में ये जो ब्लू वाला है वो इसी स्क्रीन के प्लेन में, ये जो ब्लू वाला कर्व है ये वाला, ये स्क्रीन के प्लेन में ही है। वेरेज रेड वाला जो सर्कल है ये स्क्रीन के आर पार जा रहा है ना, इस तरीके से, ऐसा सर्कल है वो। तो सर्कल का ये पार्ट स्क्रीन के बाहर निकल रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन, और ये वाला पार्ट स्क्रीन के अंदर, इनटू द स्क्रीन। तो ये स्क्रीन के आर पार जा रहा है ना, विजुअलाइज कर पा रहे हो 3D में? रेड वाला जो कर्व है वो ब्लू वाले कर्व के परपेंडिकुलर होगा। सर हम लोग दूसरा कर्व भी तो ले सकते हैं, जैसे स्पीयर में लिया। देख यहाँ पे हम लोग ऐसा कर्व लेते हैं जिसका रेडियस सबसे मैक्सिमम हो, उसको अपन प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल रेडिया ऑफ कर्वेचर डिफाइन करते हैं। तेरा लॉजिक सही है, वैसे अपन कोई भी रैंडम कर्व भी ले सकते थे, तो उसके तो रैंडम बहुत सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर आ सकते थे ना, अलग अलग ओरिएंटेशन। अगर मैं ऐसा कर्व ले लेता इस तरफ तो अलग रेडियस आ जाता, बट हमेशा अपन मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेने की कोशिश करेंगे, उसको अपन प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल रेडिया ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। द टू रेडिया ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 आर नोन एज प्रिंसिपल रेडिया ऑफ कर्वेचर। ओके, तो हमेशा अपन ये स्टैंडर्ड ओरिएंटेशंस में ही लेंगे, और उनके बीच में एंगल क्या होगा, हमेशा 90। सर तो फिर पॉइंट 1 और 2 के बीच में कौन सा बनाने का कर्वेचर की वो परपेंडिक? तुम्हारा सवाल समझा नहीं मुझे, वापस पूछो। तो मतलब 1 और 2 कोई भी पॉइंट है, तो फिर उसके बीच में जो हम लोग बनाएंगे कर्व्स वो परपेंडिकुलर होने चाहिए ना। करेक्ट, तो सब जगह मैं वही तो बता रहा हूँ तुझे, एग्जांपल्स में, सारे एग्जांपल्स में मैंने वही तो किया। यहाँ पे भी जब मैं पॉइंट 1 और 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो उसको सेपरेट करने वाला ये जो ज्योमेट्री, उसमें मैंने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कर्व बनाए, एक स्क्रीन के प्लेन में और एक स्क्रीन के परपेंडिकुलर। वैसे ही सिलेंडर के केस में भी जब मैं पॉइंट 1 और 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकाल रहा था, तो दोनों कर्व्स परपेंडिकुलर ही तो है, ब्लू वाला स्क्रीन के प्लेन में और रेड वाला स्क्रीन के परपेंडिकुलर। तो और वो तो ये एग्जांपल भी उसी उसी की तरह है, इसमें बस मैंने स्ट्रेट को डिस्टॉर्ट कर दिया, स्ट्रेट को भी मैंने कर्व बना दी, तो यहाँ पे जो R2 इनफाइनाइट था वो नॉन इनफाइनाइट हो जाएगा इधर। तो फिर सर वो तो इनफाइनाइट कर्व्स बन सकते हैं ना परपेंडिकुलर। इनफाइनाइट बन सकते हैं, मगर उसमें अपन यही चूज करेंगे, मैं वही बता रहा हूँ तुझे, जो स्टैंडर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं अपन उसी को चूज करेंगे। ये तुम्हें स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, तुम जब एग्जांपल्स प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन से R1 R2 लेने हैं। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड एग्जांपल्स तो बता ही दिए ना, तो ऐसे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स के शेप्स में ही सवाल आते हैं, कोई ऐसे रैंडम शेप का नहीं पूछेंगे। स्पीयर के लिए R1 R2 तुम सेम मान लोगे, तो स्पीयर के लिए तुम ये फॉर्मूला मेमोराइज ही कर सकते हो, स्पीयर के लिए हमेशा प्रेशर डिफरेंस 2S/R होगा। वैसे ही सिलेंडर के लिए क्या होगा, S/R। तो ये स्पेशल केसेस को भी याद कर लो। स्पीयर के केस में ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको अपन डिराइव करेंगे। वी विल डिराइव दिस यूजिंग बेसिक नॉलेज, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने लिखा था 1/R1 + 1/R2, इसको अपन इस स्टेज पे डिराइव नहीं कर पाएंगे, दिस इज आउट ऑफ योर स्कोप। अभी तुम इसके डेरिवेशन को समझ भी नहीं पाओगे, तो इसको स्किप कर दो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली रिजल्ट याद रखो। ओके, ये रिजल्ट याद रखो, और इसके जो स्पेशल केसेस है 99% ऑफ द टाइम्स इसी पे सवाल आएंगे, स्पीयर के केस में क्या होगा और सिलेंडर के केस में क्या होगा। इन केस अगर कोई भी रैंडम कर्व दिया हुआ है तो उसमें सवाल पढ़ के तुम्हें एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि R1 किसको लेना है, R2 किसको लेना है। ओके, नोट कर लो इसको। सर जितना लिखा है वो सब नोट करना है। नहीं नहीं, सब मत करो, जो मैंने हाथ से लिखा हुआ है खाली उसी को नोट करो, जो प्रिंटेड पार्ट है उसको स्किप कर दो। पहले ये वाला पार्ट नोट कर लो, फ्लैट सरफेस के लिए P1 P2 सेम होगा, और कर्व्ड के लिए कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा, P1 इज मोर देन P2। और कितना ज्यादा होगा उसके लिए ये फॉर्मूला नोट कर लो, P1 - P2 इज 1/R1 + 1/R2 टाइम्स S। और R1 R2 को इंडिकेट करने के लिए R1 R2 क्या होते उसको समझने के लिए नीचे वाले 3 एग्जांपल्स नोट डाउन कर लेना। आई थिंक ये वाले डायग्राम से इतना बेटर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा R1 R2, तो ये डायग्राम भी तुम स्किप कर सकते हो, नीचे के 3 एग्जांपल्स देख लो सिर्फ।
ऊपर वाला पार्ट हो गया विक्की? शुड आई स्क्रॉल डाउन? You show the heading. Pressure difference on two sides of a curved liquid surface. ये लिख के हो गया सबका? Valnet. Done, sir. ओके डन, सबका हो गया? आगे बढ़े? सर स्क्रॉल डाउन कीजिए। अच्छा हाँ, ये वाला पार्ट भी लिख। डन सर। ओके, ये वही स्पेशल केसेस जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। सिलेंडर के लिए एस बाय आर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आर है। देखो ये व्यू में तुम शायद इसको बेटर देख पा रहे हो। ये वाला एक कर्व है और दूसरा वाला जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। अभी स्फीयरिकल ड्रॉप की बात करते हैं। लेट अस डिराइव द रिजल्ट फॉर स्फीयरिकल ड्रॉप। स्फीयरिकल ड्रॉप के बाहर जो प्रेशर है उसको मैं पी नॉट मान रहा हूँ और इसके अंदर का जो प्रेशर है उसको मैं पी मान लेता हूँ। मैं नीचे डायग्राम को रीड्रॉ कर देता हूँ। देखो
ओके देखो मान लो एक स्फीयरिकल ड्रॉप है, इनसाइड प्रेशर पी आई मान लो, आउटसाइड प्रेशर पी आउट पी ओ मान लो। पी आई और पी ओ में मुझे रिलेशन डिराइव करना है। हमें रिजल्ट तो ऑलरेडी पता है ना, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, सब PI पी आई माइनस पी नॉट, पी आई इज मोर, और ये डिफरेंस 2s/r के इक्वल आया था, ये हमें प्रूव करना है। ओके तो इसको डिराइव करने के लिए इस स्फीयर को दो पार्ट्स में कट कर देते, इसको दो हेमिस्फीयर्स में कट कर देते और किसी भी एक हेमिस्फीयर का एफवीडी बना लेते। तो जो राइट वाला हेमिस्फीयर, इसको अगर मैं कंसिडर करूं, खाली इसको ऑब्जर्व करो, लेफ्ट वाले को भूल जाओ। तो राइट वाले हेमिस्फीयर पे लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर किस तरह फोर्स लगा रहा होगा, उसके सरफेस पे। याद है अपन ने डिस्कस किया था, पेरिफेरी पे फोर्स लगा रहा होगा, ऑल दिस पॉइंट्स आर ऑन द सरफेस। तो लेफ्ट वाला जो हेमिस्फीयर है वो राइट वाले हेमिस्फीयर पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इस तरीके से उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। ये पढ़ा था अपन ने पहले। yes sir और ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये फोर्स किसके इक्वल होगा, surface tension into 2 pi r सरफेस टेंशन इंटू 2πr। और यहाँ पे अपन वाटर ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो एक ही सरफेस होगा राइट। अगर सोप बबल होता तो दो सरफेस होते तो इंटू 2 कर देते, बट वाटर ड्रॉप के लिए एक ही सरफेस होगा, तो s इंटू 2πr ये फोर्स लगा होगा। अभी इनसाइड प्रेशर जो है वो कौन से पोर्शन पे फोर्स लगा रहा होगा, हेमिस्फीयर का जो ये वाला पोर्शन, ग्रीन वाला पोर्शन। इनसाइड प्रेशर जो है वो इस पोर्शन पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स, yes sir और जो आउटसाइड प्रेशर है वो भी इसी सरफेस पे किस तरह फोर्स लगा रहा होगा, अंदर रेडियली की तरफ इनवर्ड्स। इनके बीच में वॉर्ड जैसा चल रहा होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे, किसका फोर्स ज्यादा होगा, inside force करेक्ट, पी इनसाइड का जो रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, मतलब रेड एरो, वो फोर्स ज्यादा होगा। फॉलो कर रहे हो सब लोग यहाँ तक। अभी जो रेड एरो वाले और ब्लू एरो वाले फोर्सेस, फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर, फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर, पहले ये कैलकुलेट कर लो। इनसाइड प्रेशर मतलब पी आई। तो इसके वजह से फोर्स निकालने के लिए ये सारे फोर्सेस तो डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रहे हैं ना, बट इनका रिजल्टेंट क्या लगता है, किस तरफ आने वाले। रेड एरोस को मैं साथ में येलो हैच कर देता हूँ ताकि तुम डिफरेंस समझ पाओ। तो ये जो रेड एरो विद येलो हैच, ये जो फोर्सेस है इनका sir रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, horizontal right हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ पॉइंट करेगा राइट। तो yes इसकी वजह से जो नेट फोर्स आएगा उसको मैं एफ आई मान लेता हूँ। ये फोर्स की जो वैल्यू है ना, अपन कैसे लिखेंगे, जो भी प्रेशर है उसको प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो ग्रीन वाला सरफेस है, ग्रीन वाले सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, sir 2 pi r square उसका प्रोजेक्टेड एरिया मतलब अगर मान ले इसको मैं फ्लैट कर दूं, एकदम फ्लैट कर दूं चपटा प्रेस करके, तो एक सर्कल बन जाएगा ना वो, तो उसके प्रोजेक्टेड एरिया को अपन पाई आर स्क्वायर मानेंगे। अच्छा देखो ये चीज मैं तुम्हें और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये आगे भी तुम्हें काम आएगा, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करो। अभी मैं खाली आउटवर्ड वाले फोर्सेस बना देता हूँ ताकि कंजेशन ना हो और तुम प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज कर पाओ। ये वाले सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये बात समझ में आती। yes sir बट अपन ये वाले सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पता है कि अंदर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर पी आई होगा। तो अगर यहाँ पे मैं एक छोटा सा एरिया ले लूं, इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डीएस एरिया लिया, इस कर्व के अलोंग एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया है डीएस। तो इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा होगा वो बाहर की तरफ लग रहा होगा, डीएफ डायरेक्शन ये होगा, और ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इनसाइड प्रेशर इनटू into डीएस, ds प्रेशर इनटू एरिया, ये उसकी वैल्यू होगी। बट मुझे बताओ
नेट फोर्स निकालने के लिए मैं डायरेक्टली डीएफ का इंटीग्रेशन करूंगा या पहले उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा और उनका समेशन करूंगा? ये सारे फोर्सेस को क्या मैं डायरेक्टली ऐसे ही ऐड कर सकता हूँ जो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे? नो सर, नो सर। डायरेक्टली ऐड करने से पहले मुझे क्या करना चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सबके राइट में ही पॉइंट करेंगे ना, ओवरऑल डायरेक्शन Yes, sir. सबका अलग है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए मान लेते हैं कि ये जो डीएफ फोर्स है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है। तो इस डीएफ फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, लेट मी कॉल दिस डीएफ एक्स, ये डीएफ कॉस थीटा हो जाएगा। एंड डीएफ कॉस थीटा मतलब कितना? पी आई इंटू डीएस कॉस थीटा, राइट? Yes, अभी yes. देखो डीएस कॉस थीटा का मतलब क्या है? ये जो डीएस एरिया है, डीएस एरिया मैंने इस कर्व के अलोंग लिया था, यस और नो? ये कर्व के अलोंग जो एरिया बन रहा था, ये छोटे से एरिया को मैंने डीएस माना था, बहुत ही छोटा सा एरिया। और थीटा एंगल जो था वो ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल थीटा था, यस और नो? तो Yes, डीएस yes. का एंगल वर्टिकल से कितना होगा? ये भी थीटा होगा। ज्योमेट्री से ये वेरीफाई कर पा रहे हो सब लोग? Yes, sir. ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा नीचे वाला। तो डीएस कॉस थीटा क्या डिनोट कर रहा है? डीएस कॉस थीटा मतलब ये जो एरिया है, ये जो येलो वाला एरिया में हैच कर रहा हूं अभी, एलिमेंट का एरिया, डीएस कॉस थीटा मींस इसका कंपोनेंट वर्टिकल लाइन के अलोंग। कैन आई से दिस ग्रीन एरिया on the vertical line is ds cos theta, the component of yellow area. इसको अगर मैं ds डैश मान लूं तो ds s डैश will be ds cos theta। ये सब फॉलो कर रहे हो? समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. तो एक तरीके से जब मैं ds cos theta मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, ds cos theta मतलब ये जो एरिया मैंने यहाँ पे एलिमेंट एरिया लिया हुआ है, इसका प्रोजेक्शन इस वर्टिकल फेस पे बन रहा होगा, इसका मैपिंग यहाँ पे हो रहा होगा, यहाँ पे ये ds cos theta रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और मुझे बताओ मैं सारे ds को ऐड कर रहा हूँ या ds cos थीटा को ऐड कर रहा हूँ? मेरा जो अगला स्टेप होगा नेट फोर्स निकालने के लिए वो इंटीग्रेशन होगा। पी तो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में अपन किसको ऐड अप कर रहे हैं? एम आई एडिंग DS cos डायरेक्टली theta. ऑल ds? अगर मैं खाली ds को ऐड कर रहा होता तो वो आंसर 2 पाई आर स्क्वायर आता, जैसे तुमने पहले गेस किया था, है ना, आधे स्फीयर का सरफेस एरिया। बट मैं यहाँ पे Yes, तो yes. ds cos थीटा को ऐड अप कर रहा हूँ। एंड ds सारे अगर मैं ds cos थीटा को ऐड अप करूंगा तो एक तरीके से इस सर्कल पे सारे एलिमेंट्स को मैं ऐड अप कर रहा हूँ, राइट? हेमिस्फीयर Yes, पे जो sir. एरियाज होगा उसका प्रोजेक्शन में फ्लैट सर्कल पे लेते हुए ऐड अप कर रहा हूँ। तो इन सबको ऐड अप करने पर मुझे क्या मिलेगा? 2 पाई आर स्क्वायर Pi या r पाई आर square. स्क्वायर? Pi r पाई आर square. स्क्वायर, ये फ्लैट सर्कल का एरिया। तो जो नेट फोर्स है वो पी आई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ये सबको? Yes, sir. इसको एफ आई नाम देते थे। एफ आई मतलब फोर्स बिकॉज ऑफ इनसाइड प्रेशर, नेट फोर्स बिकॉज ऑफ इनसाइड प्रेशर। ये कौन से डायरेक्शन में लग रहा होगा? इफेक्टिवली राइट की तरफ, Horizontally right. Right. हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ। ये नेट फोर्स होगा राइट की तरफ। और वैसे ही आउटसाइड प्रेशर की वजह से जो नेट फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। इसको Yes, sir. FO नाम दे देते। एंड FO विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू P आउटसाइड इनटू पाई आर स्क्वायर। सेम लॉजिक से वापस वर्किंग करने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। वैल्यू तो अपन सेम लॉजिक से यही बोल सकते। तो ओवरऑल इस पे FI लग रहा है, FO लग रहा है, और सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा था, उसको अपन ने क्या माना था? 2 pi rs. 2 पाई आर एस। 2 pi r इसको भी FT नाम दे देते, फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन कहाँ पे लग रहा है? वो भी लेफ्ट की तरफ लग रहा था। और मुझे बताओ सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? ये हेमिस्फीयर इक्विलिब्रियम पे है कि एसिलेट कर रहा है? Equilibrium. इक्विलिब्रियम पे। तो equilibrium. रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, मतलब FO प्लस FT शुड बी इक्वल टू FI। FO Yes, कितना sir. आया? P नॉट पाई आर स्क्वायर। एंड FT आया था 2 पाई आर इंटू S। एंड FI मतलब PI इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, PI और P नॉट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो PI माइनस P आउट पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू S। एक R कैंसिल हो जाएगा और पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये रिजल्ट प्रूव हो गया। प्रेशर डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 2S अपॉन R फॉर अ स्फीयरिकल सरफेस।
समझ में आया सबको? Yes, sir. जनरल फॉर्मूला Yes, sir. S 1/r1 + 1/r2 था, बट स्पीयर जो कि उसका एक स्पेशल केस होगा, उसके लिए अपन इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं 2s/r। ओके, वैसे ही अपन सिलेंडर के लिए भी डिराइव कर सकते हैं सेम लॉजिक से, तो उसका रिजल्ट s/r आ जाएगा। नोट कर लो ये डेरिवेशन। Sir, can you tell the heading? Excess pressure inside a spherical liquid drop। और सर बताओ। सर वो RFT क्या है? सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है, जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर राइट वाले हेमिस्फीयर पे लगा रहा है, अपने तरफ खींचते हुए, S × 2πr। सर बताओ। सर वो येलो वाला जो एरिया आपने वो ग्रीन के इक्वल कैसे आया, नहीं समझा मुझे। किसके इक्वल? ग्रीन वाला एरिया उसके इक्वल। ग्रीन के इक्वल नहीं है, ds cos थीटा। ग्रीन का जो एरिया है वो येलो एरिया मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा लिखा है। अगर तू ये वाले लेंथ को दिखता है, ये लेंथ को अगर मैं l डैश मानूं और ये वाले लेंथ को अगर मैं l मानूं, तो l डैश को मैं l cos थीटा लिख सकता हूँ ना। और वैसे ही इन लेंथ को अगर मैं अंदर वाले डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो ग्रीन वाला एरिया होगा वो भी येलो वाले एरिया का एक तरीके से कॉम्पोनेंट ही है ना, प्रोजेक्शन ही। तो ds डैश को मैं ds cos थीटा लिख सकता। ग्रीन वाला एरिया इज येलो एरिया मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। ये दिख रहा है तुझे अभी डायग्राम में? सर लेंथ का कैसे लिया आपने, वो नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से आएगा ना यार वो। ये अगर ये l है और ये l डैश है, तो l डैश l cos थीटा होता है ना। यस तो सेम चीज अपन एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ एरियाज तुझे दिख रहे, तो इनके बीच का अगर एंगल थीटा है, तो ये जो एरिया होगा ds डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू ds इनटू cos थीटा। ये भी अपन फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसको। ऊपर वाला पार्ट हो गया ना सबका लिख के?
लिख के हो जाए तो बता देना मुझे। Done, sir. ओके देखो, वैसे ही सोप बबल की अगर अपन बात करेंगे, सोप बबल में कितने सरफेस होंगे? 2 सरफेस होंगे ना। तो दोनों सरफेस की वजह से इंडिविजुअली 2s/r का प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो ओवरऑल प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा सोप बबल में? 4s/r। डेरिवेशन में क्या चीज चेंज होगी बताओ? किसकी वैल्यू चेंज होगी? Surface tension force. सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो डबल हो जाएगा, और उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस भी 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सोप बबल के लिए ये रिजल्ट याद रखना, सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा वो 4s/r होगा। एक ही लाइन में ये स्टेटमेंट लिख दो, पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है वापस। तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि दोनों सरफेस इंडिविजुअली 2s/r का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो ओवरऑल प्रेशर डिफरेंस 4s/r हो जाएगा। सर हाँ बताओ। सर वो एफ इनसाइड और आउटसाइड चेंज होगा ना, क्योंकि सरफेस तो 2 हो गए ना। लेकिन अंदर प्रेशर तो सेम ही है ना। प्रेशर में वही मान लो, पी इनसाइड और पी आउटसाइड, तो एफ इनसाइड और एफ आउटसाइड भी सेम ही आ जाएंगे। पी इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर एंड पी आउटसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर। सरफेस व्हाट्स टेंशन का जो द फोर्स है वो 2 पाई आर इंटू एस के बजाय 4 पाई आर इंटू एस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना। लेकिन सर वो सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगा ना। बहुत ही थिन सरफेस है, रेडियस अपन अप्रोक्सीमेटली सेम ही मान रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं आधे हेमिस्फीयर का एफबीडी बनाऊंगा, ये जो आधा हेमिस्फीयर यहाँ पे बन रहा है, ऑल्दो इसके 2 सरफेस है, इट्स अ 2 लेयर सरफेस राइट, ऐसा ऐसा कुछ होगा। मगर 2 सरफेस में कौन से फोर्स में चेंज आएगा? जो लेफ्ट की तरफ सरफेस टेंशन लग रहा था वो ये दोनों सरफेस पे लग रहा होगा अभी। तो इसीलिए इसका जो ओवरऑल वैल्यू है वो 4 पाई आर इंटू एस हो जाएगा। बट इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो तो इस तरीके से लग रहा था ना, इनसाइड प्रेशर की वजह से इस पूरे एरिया पे लग रहा था। क्या इस फोर्स को सिंगल लेयर या डबल लेयर से कुछ फर्क पड़ रहा है? ये फोर्स का कैलकुलेशन तो अभी भी उतना ही आ जाएगा ना। यस सर। और वैसे ही आउटसाइड का भी, समझा अभी? यस सर।
डन। लिक्विड का ड्रॉप होगा तो 2s/r, सोप बबल के लिए 4s/r। अगर मान लो एयर बबल हुआ, एयर बबल मतलब ये पानी है और पानी के अंदर एक एयर बबल फॉर्म हो रहा है, तो इसमें तो अपन एक सिंगल ही सरफेस डिफाइन कर पाएंगे ना, ये इंटरफेस पे जो होगा पानी और एयर के, वन सरफेस है ये। तो वन सरफेस के केस में प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे भी 2s/r आ जाएगा। ओके, एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल, लिख लो इसको भी। Done, sir. ये कुछ एग्जांपल्स, ये एक बार तुम ट्राई करना, मैं आज के नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा। इसके सॉल्यूशंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स पहले खुद से सोच के ट्राई करो। और अब तक अपन ने सरफेस टेंशन में जो भी पढ़ा है इसका ये समरी है इधर, ये सारे पॉइंट्स, तो इसको भी एक बार रीड कर देना। सरफेस टेंशन का अभी खाली आधा ही पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो इसके आगे भी अपन सरफेस टेंशन का ही थियोरी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगले वीक से। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir.